हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है उसको आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम लोगों ने 3 जो टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं, जिनका नाम था, एक तो था आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना होता है, दूसरा आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा, और थर्ड में आपने क्या सीखा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है एडमिशन जब होता है किसी पार्टनर का उस टाइम पर। तो कुछ अलग अलग केसेस होते हैं। कभी जो पार्टनर होता है वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आता है, कब मतलब कैश में, कभी क्या होता है कि गुडविल का पैसा लेकर आता है, कभी क्या होता है कि गुडविल का जो पैसा है वो जो न्यू पार्टनर है वो पुराने पार्टनर्स को बाहर ही कहीं पर क्या कर देता है, पे कर देता है ना, प्राइवेटली पे कर देता है। तो उस टाइम पर कोई एंट्री नहीं होती है ना। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो है वो हमने इससे पिछली वाली जो क्लास है उसमें डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर वो क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की बात को शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है कि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती है रिवैल्यूएशन के टाइम पर। तो रिवैल्यूएशन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली इसके बारे में बता देती हूँ कि रिवैल्यूएशन क्यों होता है। देखो, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करेगा तो उसको मतलब इस चीज का कोई नुकसान या फायदा ना हो कि पहले जो असेट्स थी उनकी वैल्यू कितनी थी, है ना, तो उसको कोई प्रॉफिट या लॉस ना झेलना पड़े। तो इसलिए जो पुराने पार्टनर्स थे वो क्या करते हैं, वो जितनी भी उनके फर्म में असेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उन असेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, दोबारा से वैल्यूएशन करके देखते हैं कि किसी असेट की या लाइबिलिटी की वैल्यू कम तो नहीं हुई या फिर किसी असेट और लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ तो नहीं गई, है ना। तो उनसे जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आता है रिवैल्यूएशन करने से, तो वो लॉस या वो प्रॉफिट क्या हो जाता है, पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज। तो देखो, सबसे पहला है आपका कि फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन। कौन सी एंट्रीज होती हैं रिवैल्यूएशन के लिए? देखो, 4 चीजें हो सकती हैं। या तो आपकी जो असेट है उसकी वैल्यू कम हो जाए, या आपकी असेट की वैल्यू बढ़ जाए, या फिर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, या फिर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू घट जाए, है ना। क्योंकि देखो, 2 ही तो चीजें होती है ना, बैलेंस शीट में असेट्स होती हैं और दूसरी क्या होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, है ना। तो जो असेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं, देखिए, जो असेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं वो क्या हो सकती हैं, या तो उनकी वैल्यू कम हो सकती है या तो फिर ज्यादा हो सकती है ना। तो या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। ऐसे ही लाइबिलिटी है, या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी, है ना। तो चलिए अब ये 4 चीजें हैं, इनकी एंट्रीज देखते हैं। तो जब किसी असेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए तो एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू असेट्स अकाउंट। और अगर जो असेट्स की वैल्यू है वो बढ़ जाए, वो इंक्रीज हो जाए, तो तब क्या होता है, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है, यानी कि असेट अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही आपकी अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो लाइबिलिटी बढ़ना मतलब कि नुकसान होना, है ना। तो जहां पर नुकसान या फिर लॉस होता है तो वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू लाइबिलिटीज। ठीक है, ऐसे ही आपकी एक और एंट्री होगी कि जब जो लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू घटती है, लाइबिलिटी की अगर वैल्यू घटती है तो ये क्या होता है, ये तो प्रॉफिट होता है ना। तो प्रॉफिट जहां पर होता है वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है और जो मतलब आपका लाइबिलिटी अकाउंट है वो डेबिट होता है। तो क्या एंट्री होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो इन एंट्रीज के बेसिस पर, ये जो एंट्रीज आपने पढ़ी इनके बेसिस पर एक क्या क्रिएट होता है,
क्या बनता है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, या फिर उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम है। देखो, इफ द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज इन एक्सेस, अगर इस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वो एक्सेस में है, मतलब कि वो ज्यादा है, तो उससे क्या रिवील होता है, प्रॉफिट, है ना। जब डेबिट साइड कम हो और क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या होता है, इससे प्रॉफिट होता है। और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो उससे क्या होता है, उससे लॉस होता है, क्योंकि डेबिट साइड पर हम लॉस ही तो लिखते हैं ना, जब असेट कम होती है या लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस ही तो होता है। तो अगर डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से तो उससे क्या हो जाता है, उससे लॉस हो जाता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि जब प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो उसकी एंट्री क्या होती है। देखो, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि ए और बी दो पार्टनर्स थे तो कैसे आएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, है ना। जैसे ए और बी दो पार्टनर थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ऐसे ही जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज लॉस, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, लॉस होगा, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो तो डेबिट होगी और क्रेडिट क्या होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये एंट्री होगी आपकी कब, जब आपको रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, देखो ऊपर लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर साइड डेबिट और इस साइड पर क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। और क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, अगर कोई असेट में कुछ इंक्रीज हो रहा है, सपोज करो स्टॉक था और वो 20,000 का था, ठीक है, 20,000 का था, अब वो 30,000 का हो गया रिवैल्यू होने के बाद, तो यानी कि इसमें कितना प्लस हो गया है, 10,000, है ना। 10,000 प्लस हो गया तो 10,000 की एसेट जो है इंक्रीज हो गई है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई लाइबिलिटी कम हो गई है, सपोज क्रेडिटर्स थे 20,000 के, अब वो 15,000 के रह गए, तो यानी 5,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए, तो ये भी हमारे लिए फायदा है, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड असेट थी, जैसे कि कोई प्रीपेड इंश्योरेंस था जिसका हमें नहीं पता था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, असेट होता है, तो ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था बुक्स में, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे और ये क्या होगा, ये अनरिकॉर्डेड असेट होगा, है ना। ये कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। ऐसे ही आप डेबिट साइड पे आओगे तो डेबिट साइड पे क्या होता है, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाना। असेट के वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो ये लॉस होता है, और लॉस कौन सी साइड पे आता है, लॉस आता है डेबिट साइड पे। ऐसे ही अगर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होने से भी क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड आता है। इसके अलावा अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जैसे कि कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस थे जिनको पहले से रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, यानी कि ये एक लाइबिलिटी है जिसको पहले से नहीं रिकॉर्ड किया गया था, तो इससे तो लॉस होगा, तो ये कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी ये वाली साइड, यानी कि अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आती है तो इधर आपका बैलेंस निकलेगा, यानी कि प्रॉफिट आएगा, और उस प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दोगे, है ना। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि ये आपका जो डेबिट साइड है, अगर ये एक्सेस में आ जाए, ये ज्यादा हो जाए, तो आपका लॉस निकलेगा इस साइड पर, तो वो लॉस जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, है ना।
चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है ना। एक नया पार्टनर आया है, उसके एडमिशन के टाइम पर कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिनको हमें क्या करना है, जिनको हमें रिकॉर्ड करना है ना। तो चलिए देखते हैं ये एंट्रीज। तो सबसे पहला एक एक करके देखेंगे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। जो स्टॉक है ना उसकी वैल्यू कम लिखी गई है, मतलब 10% कम लिखी गई है उसकी वैल्यू। यानी कि उसकी वैल्यू जो है जैसे कि किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बताओ, वो 100% होती है, और इसकी वैल्यू 10% कम लिखी हो गई है। इसका मतलब ये जो 54,000 है ना, ये 54,000 उसकी 90% वैल्यू है। तो हमें पूरी 100% निकालनी है, तो 54,000 इंटू 100 अपॉन 90 करना पड़ेगा, है ना, तभी हमें 100% वैल्यू मिलेगी। तो यानी कि 9 6 54, यानी इसकी जो वैल्यू है ना वो 60,000 है। ठीक है, कितनी वैल्यू है इसकी, 60,000 है इसकी वैल्यू, और लिखी कितनी हुई है 54,000। यानी कि हमारी जो असेट है उसकी तो 6,000 ज्यादा आ गई ना वैल्यू। तो बताओ कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, बताओ कौन सी साइड पे लिखा जाएगा। असेट इंक्रीज हो गई ना, असेट इंक्रीज हो गई, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 6,000 से। चलिए अब वापस सेकंड एंट्री पर आते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू हो चुका है, वो यानी उसकी जो रिकॉर्ड की है आपने वैल्यू वो आपने 10% ज्यादा की है। इसका मतलब आपने ये जो 66,000 लिखा है, ये 66,000 जो है ना वो 110% है, क्योंकि 100% से भी 10% ज्यादा है। तो आपको इससे निकालनी है, कितनी वैल्यू निकालनी है आपको, 100% वैल्यू चाहिए कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 6 66, तो यानी कि वैल्यू कितना आया 60,000। तो मतलब इसमें आपको क्या हो गया, 6,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि आपने तो पहले से ज्यादा दिखा रखा था। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 6,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख। एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 लिखा है या यहाँ पर बाय लिखा है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो लैंड और बिल्डिंग है उसकी जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो अब कितनी हो गई है, वो अब 5 लाख हो गई है, और पहले वो कितनी थी, 4 लाख थी। तो इसका मतलब कितने से बढ़ गई है, वो 1 लाख से, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 1 लाख। उसके बाद बोला है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय का मतलब होता है कि उसमें इतना एडिशन हुआ है, मतलब 4 लाख की कोई चीज थी, अब उसमें 5 लाख की वैल्यू बढ़ गई है। दैट मीन्स कि अब वो जो लैंड और बिल्डिंग है वो अब 9 लाख की हो गई है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कितना इंक्रीज आया, 5 लाख का, है ना। जहां पर बाय लिखा हो इसका मतलब इतना ही इंक्रीज हुआ है, और जहां पर 2 लिखा हो तो इसका मतलब है कि इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू आया है ना। तो डिफरेंस आपको निकालना होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 लाख और 5 लाख। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ए डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000 वॉज रिटर्न एज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो एक डेटर था जिसको पिछले साल, जिसके ऊपर 40,000 रुपए ड्यू थे, उसको हमने बैड डेट मान लिया था पिछले साल। अब उसने क्या किया, अब उसने 30,000 रुपए पे कर दिए हैं फुल सेटलमेंट में, है ना। फुल सेटलमेंट कर दिया उसने, 30,000 रुपए हमें पे कर दिए। तो पहली एंट्री होगी, क्यों हमारे पास पैसा आया है ना, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितना, 30,000। अब हमें दिखाना है कि हमें फायदा भी तो हुआ है ना, कि हमें कोई पैसा मिला है। तो अब हम लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमें ये 30,000 कहाँ पर ट्रांसफर करने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, है ना। चलिए तो ऐसे हो जाएगी, इसकी 2 एंट्री होंगी।
अब नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट हैज प्रोमिस टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000। एक ओल्ड कस्टमर था जिसको हमने बैड डेट मान लिया था, उसने बोला है कि वो अब 25,000 के जो मतलब बैड डेट्स थे उनमें से वो 15,000 देकर फुल सेटलमेंट कर देगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अभी तक उसने पैसा तो दिया नहीं है। जब उसने पैसा नहीं दिया है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ डेटर्स में उसके 15,000 बढ़ा देंगे। तो डेटर्स बढ़ना भी तो क्या होता है, डेटर्स बढ़ना भी तो असेट बढ़ना ही होता है ना। तो हम क्या एंट्री करेंगे, सन्ड्री डेटर्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। समझ गए ना आपकी यहाँ पर ये वाली एंट्री क्यों नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा है वो रिसीव हो गया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है ना। यहाँ पर सिर्फ उसने अभी तक प्रॉमिस किया है, तो इसीलिए हम उस पैसे को डेटर्स मान रहे हैं, बैड डेट्स अब नहीं मान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल्ड एट ₹16,000। यानी कि क्लेम की जो लाइबिलिटी है, मतलब कि क्रेडिटर्स थे आपके 20,000, उसमें कोई लाइबिलिटी होगी तो उसको कितने में सेटल कर दिया हमने, उसको हमने 16,000 में सेटल कर दिया। मतलब हमको किसी को 20,000 देने थे, अब हम उसको सिर्फ 16,000 दे रहे हैं और उसका पूरा अकाउंट जो है हम सेटल कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमें तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमें तो 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। जब लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, 4,000 का प्रॉफिट होगा ना हमको। तो यानी कि देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने के क्रेडिटर्स थे, 20,000 के। हमने कितना दिया बैंक से, हमने तो 16,000 दिया। तो ये 4,000 का क्या है, ये 4,000 का प्रॉफिट है, जिसको हम कहाँ शो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, चलिए अब लास्ट एंट्री इसको देखते हैं। ए कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 for 40,000 debited to office expenses is to be brought into account on 31st March 2018, charging depreciation at the rate 10% on written down value basis। यानी कि कोई कंप्यूटर था जो हमने 1 अक्टूबर 2016 को खरीदा था 40,000 का, उसको हमने गलती से कहाँ लिख दिया, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में लिख दिया। मतलब ये असेट की तरह रिकॉर्ड करना चाहिए था और इसको असेट की तरह रिकॉर्ड नहीं किया, इसको ऑफिस एक्सपेंस में ही हमने रिकॉर्ड कर दिया था। तो अब 31 मार्च 2018 को हमें इसको रिकॉर्ड करना है और इसके ऊपर जब से ये आया था तब से हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से। कैसे, WDV मेथड से। देखो कैसे करना है, कितने का कंप्यूटर आया था, 40,000 का। कब आया था, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने। तो 6 महीने रहा 2017 में। तो यानी कि 40,000 पे 10% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो 40,000 का 10% यानी कि कितना, 4,000। और 6 2 12 और 2 से काटेंगे तो 2,000, यानी कि 2,000 तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया। अब ये 2,000 माइनस करने के बाद आया 38,000। अब नेक्स्ट ईयर पे तो पूरे साल का लगेगा 2018 का डेप्रिसिएशन। तो 10% लगा लो आप, रिटर्न डाउन है ना, तो इसी वैल्यू पे लगेगा। यही तो WDV वैल्यू है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू है ये। तो इस पे 10% कितना आएगा, 3800। तो 3800 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई है इस कंप्यूटर की वो कितनी आई है बताओ, 34,200। कितनी वैल्यू आई, 34,200, है ना। तो देखो अब क्या एंट्री करेंगे हम, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इससे भी क्या हुआ है, इससे भी असेट ही तो इंक्रीज हुई है ना। तो जब असेट इंक्रीज होती है तब हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं बताओ, तब हम रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड पे, हम करते हैं रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, है ना।
तो देखिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब हमें ऑफिस एक्सपेंस में नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट में करना था, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से अकाउंट बनाना था, है ना। तो कितना अमाउंट लिखेंगे जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आएगा, यानी कि 34,200। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी जर्नल एंट्रीज। अब इन सब को अगर हम मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखूं तो जितने सारे प्रॉफिट हैं, यानी कि जितने आपके असेट्स में इंक्रीज हुए हैं, देखो जितने भी आपके यहां पर असेट्स इंक्रीज हुए हैं, क्या हुए हैं, असेट्स इंक्रीज हुए हैं, वो सब आपको यहां लिखने हैं। और जितने आपके लाइबिलिटीज डिक्रीज हुए हैं वो आपको यहां पर क्रेडिट साइड पर लिखने हैं। और ये सिर्फ आपका एक एंट्री थी जिसमें क्या हुआ था, जिसमें आपका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कम हुई थी, मतलब कि रिवैल्यूएशन में आपको कुछ नुकसान हुआ था, तो वो आपने यहां पर लिख दिया। समझ गए, मतलब जितने जर्नल एंट्रीज में आपको रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पर दिख रहा है वो सब इधर रिकॉर्ड हो जाएंगे, है ना, जहां पर भी प्रॉफिट हो रहा है। और जहां पर आपको रिवैल्यूएशन जो है वो आपको किस में दिख रहा है, जैसे कि आपको रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट साइड में लिख रहा है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसको आपको डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करना होगा। तो इस तरीके से बनाते हो आप क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग कल की क्लास से जो है अपने फुल लेंथ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कल जो है, कल की क्लास में हम फुल लेंथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ 2 से 3 क्लासेस करूंगी जिसमें हम लोग फुल लेंथ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको इसलिए डिटेल में पढ़ाया है, कभी कभी एग्जामिनर जब क्वेश्चन को टफ बनाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ अकाउंट ही बनाना सीख लेते हैं, जर्नल एंट्रीज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब एग्जामिनर को जो क्वेश्चन है उसको डिफिकल्ट बनाना होता है तो वो क्या करता है, वो आपको जर्नल एंट्रीज भी करने के लिए दे देता है। इसलिए आपको जर्नल एंट्रीज भी करने के लिए आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, है ना, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हो। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।